गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले कक्षा में मैंने आपको वे आंखें कविता के बारे में बताया था, है ना, जिसको किसने लिखा था? सुमित्रानंद पंत ने। और सुमित्रानंद पंत जो है प्रकृति के चितेरे कवि माने गए, है ना। तो हमने वे आंखें कविता पढ़ी थी। उसमें हमने किसानों की जो वर्तमान की स्थिति उसके बारे में जाना है कि स्वतंत्रता से पहले उनकी आंखों में एक सपना था कि उनकी लहराती फसल होगी, सब लोग उनकी मदद करेंगे, उन्हें कोई घोर पीड़ा दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या कि स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, किसान की जो स्थिति थी वो और भी दयनीय हो गई, है ना। और जो जमींदारों के नौकर थे उन्होंने उसके जो इकलौता पुत्र था, उसकी आंखों का तारा था, उसको भी भरी जवानी में ही लाठियों से मार दिया। कारण क्या रहा कि वो उनका जो ऋण था वो चुका नहीं पाया, है ना। तो अब हम आगे करते हैं। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, है ना। रह रहे आंखों में चुपती, वह कुर्क हुई, कुर्क यानी नीलामी, बरगों की जोड़ी, बरग होते हैं बैल, बैलों की जोड़ी, है ना। अब क्या होता है कि जो किसान की जो बेटा है वो तो मारा ही गया। अब साथ साथ क्या हुआ, बिका दिया घर द्वार, जो उसका घर था, है ना, उसका मकान था जहाँ पर वो रहता था, तो जो कर्ज है वो दे नहीं पाया। इस कारण महाजन ने न बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। अब जो महाजन का ब्याज चढ़ गया था तो उसने अपना जो ब्याज था उसकी वसूली करी। और वसूली कैसे करी? उसका घर द्वार जो था उसको दिखाकर। उसके बाद क्या बताते हैं वो आगे, रह रहे आंखों में चुपती वह कुर्क हुई, बरगों की जोड़ी, कुर्क यानी नीलामी। और जब घर बार सब कुछ बिक गया तो उसके दो बैल थे, उन दोनों बैलों की जो बैलों की जोड़ी थी, है ना, तो उनकी भी नीलामी हो गई, है ना। तब उसकी आंखों में कितना दर्द था ये कहा नहीं जा सकता, है ना। तो आपने समझ लिया होगा कि जो महाजन थे उनका इतना ब्याज चढ़ गया था कि उन्होंने क्या करा, उसका घर बार बिका दिया, है ना। और जो उनके पास एक बैलों की जोड़ी थी जिससे वो खेतों को हल जुतवाता था, वो बैलों की जो जोड़ी थी उसकी भी नीलामी हो गई। तो यहाँ समझ सकते हैं जो किसान की जो स्थिति है वो कितनी दयनीय है ना। उजरी, उजरी का मतलब होता है बेटा, उजरी यानी सफेद, है ना। उजरी यानी उसकी गाय। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि जो उजरी है वो दूध देती है, गाय है आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। अब जो उसकी जो गाय थी वो उसके सिवा किसी को भी अपने नजदीक नहीं आने देती थी। अब केवल एकमात्र गाय ही उसके जीवन का आधार शेष रह गई, वह भी इसलिए क्योंकि अन्य कोई भी व्यक्ति उसका दूध दोने की हिम्मत नहीं करता। अब जो कारिंदे थे, जो महाजन के गुंडे थे, महाजन के वो थे, वो क्या करते, वो जमीन जो क्या करते, वो किसान था उसकी गाय को भी ले जाते। बैलों को तो ले गए, गाय को भी ले जाते। लेकिन जो गाय थी उसमें क्या खासियत थी कि वो अपना दूध केवल किसान को ही देती थी। मतलब किसान जब आता था उसके पास तब भी वो दूध देती थी, इसलिए वो उसकी गाय को तो ले नहीं पाए, है ना, गाय को उसके पास छोड़ गए। उसकी आंखों में आज भी उसकी हरियाली संपन्न खेती नाच रही है। पहले उस सुख का संपन्न जीवन, घर द्वार खेत खलियान थे, लेकिन अब कुछ भी शेष नहीं रहा। अब अतः अब उसकी आंखें बार बार उसे याद करती है ना। अब देखो यहाँ पे कितना दयनीय स्थिति बताइए, किसान की घर बिक गया, मकान बिक गया, ब्याज चुकाने के चक्कर में उसके जो बैल की जोड़ी थी उसकी नीलामी हो गई। उसके पास एक गाय है लेकिन गाय को ले नहीं पाया क्योंकि गाय जो है किसान के अलावा किसी को अपने पास आने देती नहीं थी। अगला पढ़ते हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी का मतलब होता है बेटा उसकी पत्नी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। अब क्या बोल रहा है, दो लाइन देखो बिल्कुल स्पष्ट है। घरनी यानी उसकी पत्नी, पत्नी क्या थी, बीमार थी। और जब बीमार थी, बीमारी के कारण उसके पास दवा दारू के पैसे नहीं थे, अब वो खत्म हो चुकी है। तो ऐसा देखकर जो किसान है उसकी आंखें भर आती है, उन्हें लग जाता है। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। अब हुआ क्या कि जब उसका दवा नहीं दिला सका, उसकी पत्नी मर गई। उसे याद कर किसान आंखें बार बार उसकी जो आंसू से भर आती है। लेकिन जो माँ का दूध पीने वाली किसान की एक बेटी थी, उसकी मृत्यु के उपरांत दूध के अभाव में 2 दिन बाद वो भी मर गई। जब माँ तो अपनी बेटी, जो बेटी है अपनी माँ का दूध पीती है, जब माँ मर गई अब बेटी को दूध कौन पिलाए। और ऐसी अवस्था में क्या हुआ, जो उसकी एक इकलौती बेटी थी वो भी मर गई, है ना। अब घर में विधवा रही पतोहू, है ना। अब क्या, पतो यानी पुत्र वधु, बेटे की पत्नी, है ना। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। अब पति घातिन का मतलब क्या होता है, जिस पर, पति घातिन का मतलब है जिस पर अपने पति की हत्या का आरोप लगा दिया गया, है ना। पति घातिन यानी पति को मारने का आरोप। पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब क्या हुआ
कि घर में उसकी जो लड़का, तो आपको मैं पहले जब स्टार्ट करी थी कविता तो बताया था कि लड़कों को जो कारिंदे थे उन्होंने लाठी से पीट पीट कर मार दिया था। अब उसकी केवल बहू रह गई थी। अब बहू का भी क्या करा कि वो विधवा है लेकिन लक्ष्मी है, लेकिन उसके पति की महाजन कारिंदों ने जब हत्या कर दी तो उसे एक दिन कोतवाल ने अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए जबरदस्ती पकड़ लाने के लिए लोगों को भेजा। इसी कारण वह अपनी इज्जत को बचाने के लिए कहाँ जाके मर गई, कुएं में डूब कर मर गई, है ना। अब क्या है यहाँ पे देखो आएगा, खैर पैर की जूती जोरू। जोरू यानी क्या होती है, जोरू यानी पत्नी, है ना। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती। अब यहाँ पर नारियों पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताया है ना, कि खैर पैर की जूती जोरू, जो जोरू है पत्नी है उसकी तुलना किससे कर दी, पैर की जूती से। ना सही एक दूसरी आई, एक नहीं तो दूसरे जाएगी। पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन जब अपने जवान लड़के को याद करता है तो उसकी छाती पर सांप लौटते हैं, दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है आलाती। तुरंत शून्य में गड़बड़ चितवन तीखी नोक सदर्श बन जाती। सदर्श यानी समान, चितवन यानी देखने का ढंग, है ना। सुध यानी याद, और सांप लौटना यानी छटपटाना, और स्मृति यानी क्या हो गया बेटा, याद। तीखी यानी तेज। अब वो बताते हैं कि आज स्वतंत्र भारत में भी जो नारी की स्थिति किसके समान रहती है, पैर की जूती के समान। पुरुष प्रधान युग में नारी की हमेशा उपेक्षा हुई है ना। एक पत्नी मर जाए तो पुरुष क्या करता है, दूसरी पत्नी घर ले आता है। लेकिन किसान अपने जवान पुत्र की दर्दनाक मृत्यु को जब याद करता है तो उसकी छाती पर सांप लौटते हैं, है ना। उसके मन में बदले की भावना उत्पन्न होती है, वह अत्यंत दुखी होता है, किंतु कुछ न कर सकने की व्यवस्था उसे बार बार दुखी कर जाती है। जब किसान का पारिवारिक जीवन संपन्न था, उसकी पत्नी, पुत्रवधु, खेत खलियान सब थे, उस समय को जब याद करके एक पल के लिए उसकी आंखों में चमक उत्पन्न होती है, लेकिन तुरंत ही उसका अभाव उसे याद आता है। वह शून्य में तुरंत शून्य में गड़ व चितवन। चितवन यानी क्या बताया था बेटा मैंने आपको, चितवन यानी देखने का ढंग, यानी कि वह शून्य में गड़ जाता है, अर्थात उसकी आंखों में खालीपन साफ दिखाई देता है। उसका चितवन तीखी नोक के समान उसे ही चुभने लगता है ना। जब वो पिछली स्मृति को याद करता है तो पिछली स्मृति में क्या क्या था उसके पास, उसके हरे हरे खेत थे, उसकी पत्नी थी, उसका पुत्र था, उसकी पुत्रवधु थी, उसकी खुद की पुत्री थी, उसके पास बैलों की जोड़ी थी, है ना। वो सबको जब याद करता है, लेकिन जब याद करता है आभास होता है कि अब उसके पास कुछ नहीं रहा।